everyone. Today we will again start chapter 6 of class 12th biology, that is molecular basis of inheritance. और ये एक सीरीज़ की तरह चले जा रहा है। हमने 5 पार्ट ऑलरेडी कवर कर लिया है। अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट है। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन के मैकेनिज़्म। ट्रांसक्रिप्शन का फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया है। ये ट्रांसक्रिप्शन का सेकेंड पार्ट होगा, मतलब उसमें हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन के, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती हैं, उसमें स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, प्रोमोटर होता है, टर्मिनेटर होता है, और जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज होता है वो 5 to 3 एंड की तरफ पॉलीमराइजेशन करता है, आरएनए बनाता है। ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है? डीएनए की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आरएनए के फॉर्म में डालने को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो वो बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी थी, लेकिन ये नहीं पढ़ा था कि किस तरह से होता है। बस ये पढ़ा था आरएनए मतलब ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या होता है। जैसे कि टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को, जैसे कि रेप्लिकेशन में किया है, दोनों स्ट्रैंड को नहीं मतलब ट्रांसक्राइब किया जाता है, केवल एक स्ट्रैंड को किया जाता है, और एक स्ट्रैंड में भी कुछ ही सेगमेंट को किया जाता है। सारे डीएनए को ट्रांसक्राइब नहीं किया जाता है। और उसके रीजंस भी हमने जाने थे। 2 रीजंस एनसीईआरटी में लिखा था। पहला रीज़न लिखा था क्यों हम दोनों स्ट्रैंड को नहीं कॉपी करते हैं आरएनए में बनाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर हम एक स्ट्रैंड दोनों स्ट्रैंड के को ट्रांसक्राइब करेंगे तो उससे बनने वाले 2 आरएनए होंगे, और 2 आरएनए जो होंगे वो क्या होंगे, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, जिसकी वजह से वो जुड़ जाएंगे और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे, जो कि बाद में प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर पाएगा। और दूसरा ये था कि अगर 2 आरएनए बने तो वो कॉम्प्लीमेंट्री तो होंगे लेकिन आइडेंटिकल नहीं होंगे, जिसकी वजह से वो 2 प्रोटीन बनाएंगे। तो एक डीएनए का एक सेगमेंट 2 प्रोटीन बनाएगा, तो ये प्रोसेस को क्या करेगा, कॉम्प्लिकेट करेगा। तो यही सब रीज़न हमने पढ़े थे। और हमने ये भी पढ़ा था कि प्रोमोटर क्या होता है, टर्मिनेटर क्या होता है। प्रोमोटर क्या होता है कि डीएनए का सीक्वेंस होता है जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जोड़ता है और पॉलीमराइजेशन कराता है। और प्रोमोटर के जहाँ पे प्रोमोटर है, डीएनए के जिस पोर्शन में प्रोमोटर है उसका जो उस साइड में जो 3rd प्राइम वाला डीएनए स्ट्रैंड होगा वो कहलाएगा टेम्पलेट स्ट्रैंड, और जो दूसरा वाला ऑपोजिट वाला 5 प्राइम वाला होगा वो होगा कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड कुछ कोड नहीं करता है, बस उसके जो बेसिस के सीक्वेंस होते हैं, वो जो बना हुआ आरएनए होता है उसके सीक्वेंस के आइडेंटिकल होते हैं। बस फ़र्क इतना होता है कि जो हमारा कोडिंग स्ट्रैंड डीएनए में है उसमें थाइमीन प्रेजेंट होता है, जबकि जो आरएनए बनता है उसमें उसी थाइमीन के प्लेस पे यूरासिल प्रेजेंट होता है आरएनए में। बस इतना फ़र्क होता है, और जो उनका सीक्वेंस होता है वो आइडेंटिकल होते हैं। ये सब हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ लिया है और इसको मैंने बस जस्ट रिकॉल कर दिया है। अब आगे हम पढ़ेंगे कि जीन क्या होता है, जीन किसे कहते हैं, क्या डीएनए के सभी सेगमेंट को जीन कहते हैं, जीन किसे कहते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन जो है वो होता कैसे है, और ट्रांसक्रिप्शन में कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से फैक्टर एसोसिएट होते हैं। तो ये सब हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे और ट्रांसक्रिप्शन को कंप्लीट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। ये हमारा टॉपिक है आज का, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। A gene is defined as the functional unit of inheritance. Inheritance क्या होता है कि कैरेक्टर्स का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में पास करने की जो प्रोसेस होता है वो इनहेरिटेंस होता है। तो जीन जो है उसे हम डिफाइन करते हैं एज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जो इनहेरिट होता है उसे हम कहते हैं, मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो फंक्शनल यूनिट जाता है उसे हम जीन कहते हैं। ठीक है, दो there is no ambiguity that the gene are located on DNA. ये कोई ambiguity मतलब क्या होता है, अस्पष्टता। तो यहाँ पे कोई ये कन्फ्यूजन नहीं, एक तरह से कन्फ्यूजन नहीं है कि जीन डीएनए पे लोकेट होता है, मतलब कि ये हमें स्पष्ट है, ये हमको पता है कि जीन जो है वो डीएनए में
लोकेटेड है, बट इट इज डिफिकल्ट लिटरली, लेकिन ये डिफिकल्ट है टू डिफाइन अ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस। ये हमको पता है कि जीन जो है वो डीएनए पे लोकेटेड है, लेकिन जीन को एज द डीएनए सीक्वेंस के टर्म में डिफाइन करना जो है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है। क्यों डिफ़िकल्ट है? तो इसमें यह है कि जीन हम उसको कहते हैं जो कोई इन्फॉर्मेशन या प्रोटीन बनाता है। तो डीएनए का वो सीक्वेंस जो प्रोटीन बनाता है उसे हम जीन कहते हैं। डीएनए में तो और भी चीज़ें बनती हैं। डीएनए से आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है, ट्रांसफ़र आरएनए बनता है, दूसरे चीज़ भी बनती है, मतलब दूसरे आरएनएस भी बनते हैं। तो सबको क्या जीन कहेंगे? नहीं, जीन हम उसी डीएनए सीक्वेंस को कहेंगे जिस डीएनए सीक्वेंस से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन बनेगा, फिर प्रोटीन एंजाइम्स बनेंगे। तो ये हम डीएनए के सभी सेगमेंट को या डीएनए के सारे बेसिस को जीन नहीं डिफाइन कर सकते। आई होप क्लियर होगा। द डीएनए कोडिंग फॉर ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए मॉलिक्यूल आल्सो डिफाइन अ जीन। तो अगर हम ऐसे कहें कि जीन जो है वो डीएनए में लोकेटेड है, तो डीएनए सीक्वेंस जो ट्रांसफ़र आरएनए और राइबोसोमल आरएनए के लिए कोड कर रही हैं वो भी जीन की तरह डिफाइन होंगी। हाउएवर, by defining a cistron as a segment of DNA coding for polypeptide, the structural gene in a transcription unit could also be said as monocistronic and polycistronic. तो अब हम दूसरा टर्म यूज़ करते हैं सिस्ट्रॉन का। जीन के जगह हम टर्म यूज़ करते हैं सिस्ट्रॉन का। और सिस्ट्रॉन क्या होता है कि अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड। तो सिस्ट्रॉन क्या होता है? उस डीएनए के सेगमेंट को कहते हैं जो कि एक पॉलीपेप्टाइड बनाता है। पॉलीपेप्टाइड। अब पॉलीपेप्टाइड क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड क्या होता है कि अमाइनो एसिड्स जो होते हैं हमारे, अमाइनो एसिड जैसे मान लीजिए 2 अमाइनो एसिड है, तो अमाइनो एसिड के बीच में, ये हमारा अमाइनो एसिड है 2, और अमाइनो एसिड के बीच में एक लिंकेज होता है जिन्हें हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। तो ढेर सारे अमाइनो एसिड्स का सीक्वेंस जो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ा होता है उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं, मतलब पॉलीमर, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। और इन्हीं पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो इधर अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स को कह सकते हैं पॉलीपेप्टाइड, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो by defining a cistron as a segment of DNA coding for polypeptide, the structural gene in a transcription unit could be said as monocistronic, mostly in eukaryote, and polycistronic in bacteria or prokaryote. तो अगर हम सिस्ट्रॉन को डिफाइन करें कि सिस्ट्रॉन वो सेगमेंट है डीएनए का जो कि एक पॉलीपेप्टाइड बनाता है, तो स्ट्रक्चरल जीन जो होगा इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में वो मोनोसिस्ट्रॉनिक भी हो सकता है और पॉलीसिस्ट्रॉनिक भी हो सकता है। मतलब मोनोसिस्ट्रॉनिक और पॉलीसिस्ट्रॉनिक, पहले तो मोनोसिस्ट्रॉनिक जो होता है वो यूकैरियोटिक्स में पाया जाता है और पॉलीसिस्ट्रॉनिक जो होता है वो प्रोकैरियोटिक्स में पाया जाता है। अब ये दोनों टर्म का मीनिंग क्या होता है? मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब ऐसा जीन का सेगमेंट या स्ट्रक्चरल जीन जो केवल एक पॉलीपेप्टाइड बनाए। कितना पॉलीपेप्टाइड? एक पॉलीपेप्टाइड बनाए, जो कि हम यूकैरियोटिक्स में देखा जाता है। जबकि पॉलीसिस्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि ऐसा सिस्ट्रॉन या जीन डीएनए का वो पोर्शन जो एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड बनाए उसे कहते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन। एक बार आप डिफिनेशन लिख भी सकते हैं यहाँ पे। मोनोसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड पॉलीसिस्ट्रॉनिक का क्या होता है? द मोनोसिस्ट्रॉनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कंटेन्स अ स्ट्रक्चरल जीन कोड फॉर ओनली वन पॉलीपेप्टाइड।
तो मोनोसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है कि ऐसा स्ट्रक्चरल जीन होता है जो केवल एक पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है, कोडिंग करता है एक पॉलीपेप्टाइड के लिए, मोनोसिस्टोनिक, और ये मोस्टली यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। जबकि पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कंटेन्स स्ट्रक्चरल जीन कोडिंग फॉर मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड। पॉलीसिस्टोनिक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है? जो ऐसा स्ट्रक्चरल जीन कंटेन करता है जो एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड बनाए, और ये प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। थोड़ा सा और हम सिस्ट्रॉन और जीन को क्लियर करने की कोशिश करते हैं अपने नोट से, देखते हैं ज़रा। बीडल एंड टॉटम proposed वन जीन, बीडल एंड टॉटम नाम के दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रपोज किया था वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस, मतलब कि एक जीन एक एंजाइम बनाता है। तो बाद में कई एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रूफ हुआ कि नहीं, वो एक जीन एक एंजाइम नहीं बनाता है, वो एक पॉलीपेप्टाइड बनाता है। हो सकता है किसी एंजाइम में ढेर सारे पॉलीपेप्टाइड यूज़ हो रहे हों। तो बाद में कई एक्सपेरिमेंट्स के बाद, जो हमको पढ़ना नहीं है, उसके बाद ये मॉडिफाई हुआ वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस। मॉडिफाई किसमें हुआ? वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस में, मतलब एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। तो नाउ जीन इज नाउ डिफाइंड एज सिस्ट्रॉन। अब हम जीन को क्या कहने लगे? सिस्ट्रॉन। और सिस्ट्रॉन होता क्या है? सिस्ट्रॉन is that portion of DNA which have information to synthesize one polypeptide। अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि सिस्ट्रॉन क्या होता है? That portion of DNA which have information to synthesize one polypeptide। सिस्ट्रॉन डीएनए का वो पोर्शन होता है जिसके पास एक पॉलीपेप्टाइड बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है। सिस्ट्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन विच हैव इंफॉर्मेशन ऑफ मेकिंग पॉलीपेप्टाइड। क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट, जो मैंने पहले ही पढ़ा था, उसको फिर से एक बार क्लियर कर दिया कि सिस्ट्रॉन डीएनए का वो पोर्शन है जो कि एक पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, और यही जीन का फंक्शनल यूनिट है। पॉलीपेप्टाइड बनाने का इसमें इंफॉर्मेशन होता है। और मोनोसिस्टोनिक क्या होता है कि वो स्ट्रक्चरल जीन जो केवल एक पॉलीपेप्टाइड बनाए, और दूसरा पॉलीसिस्टोनिक क्या होता है कि ऐसा स्ट्रक्चरल जीन जो मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड बनाए, वो पॉलीसिस्टोनिक। आगे बढ़ते हैं हम। एक और इंफॉर्मेशन ये है, स्प्लिट जीन प्रेजेंट इन यूकैरियोट। यूकैरियोट में जो जीन प्रेजेंट होता है वो स्प्लिट जीन होता है। स्प्लिट मतलब टुकड़ों में टूटा टूटा, मतलब बीच बीच में डीएनए के सेगमेंट्स में ही, जीन के सेगमेंट में ही इंट्रॉन पोर्शन आ जाते हैं। इंट्रॉन्स क्या होते हैं? ये किसी पॉलीपेप्टाइड की कोडिंग नहीं करते हैं, बस इसमें प्रेजेंट होते हैं इंट्रॉन्स। जबकि प्रोकैरियोटिक में इंट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। एक्सॉन्स क्या होते हैं? वो कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं जो कि पॉलीपेप्टाइड की कोडिंग करते हैं, जबकि इंट्रॉन्स कोई भी कोडिंग नहीं करते हैं। बस इतना जान लीजिए, फिर आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा और क्लियर होगा। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक का मतलब। ठीक है। और मोनोसिस्टोनिक याद रखना किस में प्रेजेंट होता है? यूकैरियोटिक में। और पॉलीसिस्टोनिक बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक्स में प्रेजेंट होता है। अब आगे थोड़ा पढ़ते हैं। इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस। द जीन इन यूकैरियोट्स इज स्प्लिट। अभी मैंने बताया कि यूकैरियोट्स में जो मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन होता है उसमें इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस कौन से थे? इंट्रॉन्स। इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस जिसकी वजह से यूकैरियोटिक के जीन्स जो होते हैं वो स्प्लिट होता है। मतलब इंट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, मान लीजिए ऐसे हमारा इंट्रॉन है, फिर थोड़ी देर सॉरी एक मिनट फिर से बताते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए हमारा जीन है, तो जीन में एक पोर्शन है एक्सॉन। एक्सॉन जो है वो पॉलीपेप्टाइड की कोडिंग करेगा। ठीक है। और दूसरा उसी में इंटरप्टेड सीक्वेंसेस किससे होंगे? इंट्रॉन्स के। एंट्रॉन्स जो होते हैं वो किसी भी पॉलीपेप्टाइड की कोडिंग नहीं करेंगे,
फिर एक्सॉन्स होंगे, फिर इंट्रॉन्स होंगे, फिर एक्सॉन्स होंगे, फिर इंट्रॉन्स होंगे। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि यूकैरियोटिक का जो जीन होता है वो इंटरप्टेड होता है या स्प्लिट होता है। यूकैरियोट्स में स्प्लिट जीन होता है, जबकि प्रोकैरियोट में पूरा ही एक्सॉन पोर्शन होता है, वहाँ स्प्लिट जीन नहीं होता है। The coding sequences or expressed sequences are defined as exons। तो जो फिर बताया कि जो कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं जो कि कोड करते हैं पॉलीपेप्टाइड के लिए, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्सॉन्स कहते हैं। एक्सॉन्स आर सेड टू बी दोज सीक्वेंस दैट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। एक्सॉन किसको कहते हैं? वो सीक्वेंसेस होते हैं जो कि मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए में प्रेजेंट होते हैं। प्रोसेस्ड आरएनए क्या हुआ? जैसे कि मान लीजिए हमारा डीएनए है, तो डीएनए में जो जीन है हमारा, जीन में स्प्लिट जीन है यूकैरियोट्स में, तो क्या होता है कि स्प्लिट में एक्सॉन भी होंगे, फिर कुछ देर इंट्रॉन्स होंगे, फिर एक्सॉन्स होंगे, फिर इंट्रॉन्स होंगे, इस तरह से। तब इनसे जो आरएनए बनेगा उसमें क्या होंगे? एक्सॉन इंट्रॉन दोनों प्रेजेंट होंगे। फिर बाद में क्या होता है कि एंट्रॉन्स की स्प्लाइसिंग की जाती है। स्प्लाइसिंग मतलब इंट्रॉन्स को काट के निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसका कोई काम नहीं होता है, तो उसको काट के निकाल दिया जाता है। तो बचता क्या है? जब प्रोसेस्ड हो जाता है, मैच्योर आरएनए बनता है, उसमें केवल एक्सॉन्स होते हैं। इमैच्योर आरएनए में इंट्रॉन्स भी होते हैं, तो उनको निकाल दिया जाता है, और निकालने के बाद जो हमारा आरएनए बन जाता है उसे कहते हैं मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए। और ये मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए में इंट्रॉन्स नहीं होते हैं, केवल एक्सॉन्स पाए जाते हैं। तो एक्सॉन्स उन सीक्वेंसेस को कहते हैं जो कि मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए में पाए जाते हैं। आई होप सबको क्लियर हो रहा होगा। द एक्सॉन्स आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स। जो एक्सॉन्स होते हैं वो इंट्रॉन्स से इंटरप्टेड होते हैं। इंटरप्टेड मतलब एक्सॉन्स उनके बीच बीच में आ जाते हैं, उनको इंटरप्ट करते हैं या परेशान करते हैं, या बीच बीच में एक्सॉन्स के बीच में इंटरप्शंस क्रिएट करते हैं। कौन? इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स और इंटरवेंटिंग सीक्वेंसेस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए। जो इंट्रॉन्स होते हैं या इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस वो मैच्योर या प्रोसेस्ड आरएनए में प्रेजेंट नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे स्प्लाइसिंग करके काट के उनको निकाल दिया जाता है। ठीक है। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द डिफिनीशन ऑफ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। अब जो स्प्लिट जीन है वो फिर से जो हमारा डिफिनीशन था कि हम डीएनए सीक्वेंस के टर्म में जीन को डिफाइन कर रहे थे, तो वो कॉम्प्लिकेट करता है। अच्छा, क्यों कॉम्प्लिकेट करता है? एक मिनट अपने रोक के सोचिए, फिर बताइए हमको, या अपने आप को बताइए क्या होता है। वीडियो पॉज करके सोचिए, फिर अब सोचने के बाद लिखिए, अब बताइए। देखिए, हम बताते हैं आपको कि स्प्लिट जीन अरेंजमेंट क्यों कॉम्प्लिकेट करता है डीएनए के सीक्वेंस को एज ए जीन डिफाइन करने के लिए। क्योंकि अगर हम ऐसा कहते हैं कि जीन क्या होता है, डीएनए का वो सीक्वेंस जो प्रोटीन बनाता है या पॉलीपेप्टाइड बनाता है, तो यूकैरियोट्स में क्या होता है कि स्प्लिट जीन होता है, यानी कि उसमें एक्सॉन इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं। और जब उससे मैसेंजर आरएनए बनता है तो उसमें इंट्रॉन्स होते हैं, फिर उनकी स्प्लाइसिंग करनी पड़ती है। और इंट्रॉन्स कोई कोडिंग प्रोटीन के लिए नहीं करते हैं। मतलब जो डीएनए से आरएनए बना, जैसे आप देखिए, आप डीएनए से आरएनए बना तो क्या होना था? डीएनए होता है, डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से फिर प्रोटीन। ठीक, तो डीएनए से आरएनए जब बना तो इसमें इंट्रॉन्स भी पाए जा रहे हैं, जैसे एक्सॉन है, कुछ पोर्शन इंट्रॉन्स के हैं। तो मैच्योर मतलब जो प्रोसेस आरएनए नहीं हुआ उसमें इंट्रॉन्स भी पाए जा रहे हैं। फिर इसकी प्रोसेसिंग करानी होगी, प्रोसेसिंग कराने के बाद फिर क्या जो बचेगा वो मैच्योर आरएनए होगा, और फिर आरएनए से प्रोटीन बनेगा। तो अगर हम ऐसे डिफाइन करते कि जीन एक डीएनए का पोर्शन है जो कि प्रोटीन बनाता है, तो ये गलत हो जाएगा ना। गलत क्यों हो जाए? क्योंकि उसमें भी प्रोसेसिंग करानी ना, कुछ पोर्शन को हटाना पड़ता है, इसीलिए उसको हम डिफाइन ऐसे नहीं करते हैं एज अ डीएनए सीक्वेंस।
फिर उसको ऐसा डिफाइन करते हैं कि सिस्ट्रॉन के टर्म में डिफाइन करते हैं कि वो पोर्शन स्ट्रक्चरल जीन का जो कि एक पॉलीपेप्टाइड बनाता है, या डीएनए का वो पोर्शन जो पॉलीपेप्टाइड बनाता है, उसी को हम सिस्ट्रॉन कहते हैं। ये सब बातें क्लियर हो रही होंगी, आगे बढ़ते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ अ कैरेक्टर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाई प्रोमोटर एंड, यहाँ पे क्लियर नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। Inheritance of character is also affected by promoter and regulatory sequences of structural gene. जो कैरेक्टर का इनहेरिटेंस हो रहा है, कैरेक्टर पास ऑन हो रहा है, वो प्रोमोटर और रेगुलेटरी सीक्वेंसेस पे भी प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चरल जीन से बताया था कि स्ट्रक्चरल जीन होता है, प्रोमोटर होता है, टर्मिनेटर होता है, और कुछ अलग फैक्टर्स होते हैं रेगुलेशन के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के। तो ये सब भी कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस को अफेक्ट करते हैं। हेंस समटाइम्स रेगुलेटरी सीक्वेंसेस आर लूजली डिफाइंड एज रेगुलेटरी जीन्स, और कभी कभी रेगुलेटरी सीक्वेंसेस जो होते हैं उनको रेगुलेटरी जीन कह दिया जाता है। लूजली मतलब ये नहीं, श्योरली नहीं कहा था, मतलब कह दिया जाता है ऐसे बात बात में। इवन दो दीज सीक्वेंसेस डू नॉट कोड फॉर एनी आरएनए और प्रोटीन, और ये जो सीक्वेंसेस होते हैं ये कोई आरएनए या प्रोटीन नहीं बनाते हैं, प्रोटीन कोड नहीं बनाते हैं, लेकिन कभी कभी इन्हें कह दिया जाता है। क्यों ऐसा? इसलिए होता है कि जैसे मान लीजिए हमारा डीएनए का पोर्शन है, उससे कोई प्रोटीन बनने वाला है, तो प्रोटीन बनेगा तो वहाँ प्रोमोटर की ज़रूरत होगी ना, डिफाइन करने के लिए कहाँ से कहाँ तक हमको चाहिए प्रोटीन, कौन सा इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो अगर मान लीजिए प्रोमोटर बदल दिया जाए तो इन्फॉर्मेशन भी बदल जाएगा, तो जो हमें प्रोटीन चाहिए वो भी बदल जाएगा। तो ये सब जो फैक्टर्स एसोसिएट होते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, ये भी कभी कभी इनहेरिटेंस या कैरेक्टर को अफेक्ट करते हैं। इसीलिए इन सीक्वेंसेस को रेगुलेटरी जीन्स भी कह देते हैं। भले ही ये कोई प्रोटीन या आरएनए नहीं बनाते हैं, लेकिन क्योंकि ये रेगुलेट करते हैं ना प्रोसेस को, सही सही काम होना चाहिए, कोई भी काम हो रहा है उसको सही सही होना चाहिए। तो उस काम को एक्यूरेटली करने के लिए इन लोग की ज़रूरत होती है। अगर ये कुछ गलत काम कर, मतलब गलती से हो गया इसमें, तो फिर जो हमारा प्रोटीन बनेगा उसमें भी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए इनको कभी कभी रेगुलेटरी जीन भी कह दिया जाता है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्या है? टाइप ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। अब कितने टाइप के आरएनए होते हैं और ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस क्या होता है। इतने देर से हम उसकी भूमिका एक तरह समझ लीजिए बनाया जा रहा था कि क्या क्या ज़रूरत होती है, क्या कैसे कैसे होता होगा। अब एक्चुअल में कैसे होता है इसको हमें देखना है। तो और कितने टाइप के आरएनए होते हैं, आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, और ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस कैसा होता है, ट्रांसक्रिप्शन में क्या बनता है, कैसे बनता है, कौन से एंजाइम्स होते हैं, कौन से फैक्टर्स यूज होते हैं, यही सब डिटेल में पढ़ना है। इन बैक्टीरिया देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनएज। बैक्टीरियाज में, प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरियाज में 3 मेजर टाइप के आरएनएज होते हैं। कौन कौन से आरएनए होते हैं? पहला होता है हमारा एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, ठीक है, मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है? ये डीएनए की जो हम ट्रांसक्रिप्शन करेंगे तो डीएनए से जो आरएनए बनेगा उसमें जो प्रोटीन की कोडिंग के सीक्वेंसेस होंगे, प्रोटीन बनाने के लिए जो सीक्वेंसेस होंगे वही कंटेन करता है, मैसेज होगा। प्रोटीन बनाने का जो मैसेज होता है इन मैसेंजर आरएनए में होता है, तो इसे कहते हैं मैसेंजर आरएनए। क्या कहते हैं? एमआरएनए, एमआरएनए, ठीक, पहला आरएनए। दूसरा आरएनए कौन सा होता है? टी आरएनए। टी आरएनए मतलब ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करता है? न्यूक्लियोटाइड्स को ट्रांसफर या अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करता है। जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है तो ये ट्रांसफर आरएनए क्या करता है कि ये मैसेंजर आरएनए की कोडिंग को पढ़ता है,
और फिर उसके अकॉर्डिंग जो अमाइनो एसिड्स प्रोटीन बनाने की ज़रूरत होती है वो लेकर आता है ट्रांसफ़र आरएनए। तीसरा कौन सा होता है? राइबोसोमल आरएनए या आरआरएनए। राइबोसोमल आरएनए क्या होता है? ये ऐसा आरएनए होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस को कराने का स्पेस देता है। मतलब इसी आरएनए के अंदर, इसी आरएनए में के अंदर जो मैसेंजर आरएनए उसकी कोडिंग पढ़ा जाता है, ट्रांसफ़र आरएनए अमाइनो एसिड लाता है, तो ये स्ट्रक्चरल यूनिट की तरह काम करता है। यहाँ पे स्ट्रक्चर की तरह प्रोवाइड करता है, यहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस होती है राइबोसोमल आरएनए के अंदर। ओके, all three RNAs are needed to synthesize a protein in a cell। ये जो तीनों RNA हैं इनकी ज़रूरत होती है प्रोटीन बनाने में। जैसे मैंने बता ही दिया कि मैसेंजर आरएनए में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है प्रोटीन का, प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन होती है। ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है कि उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ता है और उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन बनाने के लिए जिस जिस अमाइनो एसिड की ज़रूरत होगी वो उसको ले आता है। राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, एक स्ट्रक्चर या बेस की तरह प्रोवाइड करता है, एक स्पेस या प्लेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे इन मैसेंजर आरएनए की रीडिंग होगी और प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ठीक है, अब फिर से पढ़ते हैं। द मैसेंजर आरएनए प्रोवाइड द टेम्पलेट tRNA brings amino acid and read the genetic code। तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है, टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। टेम्पलेट यानी कि इसी के कोड, जो मैसेंजर आरएनए होंगी उन्हीं के कोडिंग के अकॉर्डिंग, उसी कोड के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनेगा। ट्रांसफ़र आरएनए क्या करता है, अमाइनो एसिड को लाता है और जेनेटिक कोड जो मैसेंजर आरएनए में उसको पढ़ता है। आरआरएनए क्या करता है, द राइबोसोमल आरएनए प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन सिंथेसिस। तो राइबोसोमल आरएनए क्या करता है कि स्ट्रक्चरल रोल प्ले करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है और एक कैटलिस्ट का रोल भी प्ले करता है। जो प्रोसेस में कैटलिसिस हो रही है, मतलब प्रोसेस को फास्ट करने के जो कैटलिस्ट होते हैं उनका भी रोल ये प्ले करता है। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे आप लोग को। आगे देखते हैं। देयर इज सिंगल DNA dependent RNA polymerase that catalyze the transcription of all type of RNA in bacteria। तो जितने भी RNA हमने देखे, rRNA, mRNA, tRNA, इन तीनों RNA को एक ही RNA पॉलीमरेज है जो बनाता है बैक्टीरिया में। हर सेल्स में नहीं, प्रोकैरियोटिक्स या बैक्टीरिया में तीनों आरएनए को एक ही एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज बनाता है या कैटलाइज करता है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को। मतलब कि एक ही एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, मतलब डीएनए पे डिपेंड करेगा, उसके कोडिंग सीक्वेंसेस के अकॉर्डिंग आरएनए का पॉलीमराइजेशन करेगा, आरएनए बनाएगा। तो प्रोकैरियोट्स में या बैक्टीरियाज में एक ही एंजाइम होता है जो तीनों आरएनए को बनाता है। आरएनए अच्छा ठीक है, बनाता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि हम पूरे डीएनए को तो पढ़ते नहीं है, मतलब पूरे डीएनए का आरएनए बनता नहीं है, कुछ एक सीक्वेंस का बनता है। तो किस सीक्वेंस का बनता है और कितने दूर से कितने दूर का बनेगा और कौन से टेम्पलेट का बनेगा, तो ये सब बताने के लिए, क्योंकि एंजाइम तो एक है तो दूसरे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और वो फैक्टर्स इन काम को आसान करते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रोमोटर एंड इनिशिएट द ट्रांसक्रिप्शन। अब देखिए एक ही आरएनए पॉलीमरेज है, मतलब एक ही एंजाइम है, तो वो क्या करेगा, प्रोसेस को स्टार्ट कैसे करेगा और ख़त्म कैसे करेगा। एंजाइम तो एक ही है, तो क्या होता है कि इसी एंजाइम के साथ एक फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर के साथ जुड़ जाता है। प्रोमोटर जो डीएनए सीक्वेंस था जहां आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता था, वहां आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर के साइड जुड़ जाएगा और वहां से ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है।
इट यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट। तो ये क्या करता है, आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, मतलब कि ऐसा न्यूक्लियोसाइड जिसमें 3 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं, एज अ सबस्ट्रेट की तरह यूज़ करता है। फिर वही क्यों ट्राइफॉस्फेट, क्योंकि फॉस्फेट बॉन्ड टूटेंगे, फॉस्फेट वाले बॉन्ड टूटेंगे तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, जैसे एटीपी वगैरह रिलीज होती है। ठीक है, तो इट यूजेस ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट, ट्राइफॉस्फेट सबस्ट्रेट की तरह यूज करता है, एंड polymerizes in a template dependent fashion following the rule of complementarity। तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर के साइड जाके जुड़ जाता है और जैसे कॉम्प्लीमेंटरी बेसिस होते हैं उस तरह से इन्हें क्या करता है, पॉलीमराइजेशन स्टार्ट कर देता है। ठीक है, कैसे, जैसे कि मान लीजिए हमारा डीएनए है, तो डीएनए में जहाँ प्रोमोटर साइड होगा, यहाँ प्रोमोटर साइड है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद एक डीएनए की ये मतलब आरएनए बनाना स्टार्ट कर देगा। It somehow also facilitates the opening of helix and continue elongation। और वो किसी तरह से क्या होता है, जुड़ता है जब वहाँ पे प्रोमोटर आयन में, तो हेलिक्स खुल जाता है, वो हेलिक्स को खोल देता है और खुलने के बाद एलोंगेशन करता जाता है, बनाता जाता है। ठीक है, ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन बाउंड टू द एंजाइम, जो बस थोड़ा सा, बस आरएनए का थोड़ा सा पोर्शन जो है वो एंजाइम से बाउंड रहता है, जुड़ा रहता है, और बाकी लटका हुआ होता है, लटका हुआ मतलब निकला हुआ होता है। वंस द पॉलीमराइजेशन रीच द टर्मिनेटर रीजन, द नेसेंट RNA falls off also the RNA polymerase. This result in the termination of the transcription। तो क्या होता है कि छोटे आरएनए का स्ट्रेच जो होता है जुड़ा होता है, बाकी लटकता रहता है, ऐसे कह सकते हैं। तो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज टर्मिनेटर रीजन के पास पहुंचता है, तो क्या होता है कि नेसेंट आरएनए मतलब जो न्यूली फॉर्म्ड आरएनए है वो गिर जाता है, क्योंकि टर्मिनेटर के पास जाएगा तो वहाँ से आरएनए पॉलीमरेज छूट जाता है उस डीएनए के पास से, और वो आरएनए भी गिर जाता है, मतलब वहाँ से हट जाता है, और इस प्रोसेस से टर्मिनेशन मतलब ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन हो जाता है, किसका, ट्रांसक्रिप्शन का। अब थोड़ा सा इसको हम और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, इन तीनों चारों पॉइंट्स को एक बार अपनी तरह से देखिए। तो यहाँ मैंने बनाया हुआ है आरएनए पॉलीमरेज एट प्रोमोटर साइट। जैसे आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर साइट पे आएगा, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस एट सम डिस्टेंस इन फ्रंट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। देखिए यहाँ प्रोमोटर साइट आपको दिख रहा होगा, पी साइड, अच्छे से दिखाते हैं, ये देखिए पी दिख रहा है, हाँ पी है, प्रोमोटर है। तो प्रोमोटर साइट पे आरएनए पॉलीमरेज आएगा और जुड़ जाएगा, और फिर उसी के सामने, प्रोमोटर के सामने थोड़ी जो डीएनए होगी उसकी अनबाइंडिंग हो जाएगी। देखिए अनबाइंडिंग तो खुल गया ये, और फिर यहाँ से पॉलीमरेज जो है 5 to 3 डायरेक्शन में, हमेशा हम बोल रहे हैं 5 to 3 डायरेक्शन में आरएनए पॉलीमरेज बनाना स्टार्ट कर देता है। सिग्मा फैक्टर डिसोसिएट ओनली कोर प्रोटीन परफॉर्म, सॉरी ये पॉइंट गलत हो गया, एक मिनट रुक जाइए। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा कैसे खुलता है। अब आगे हम बताते हैं थोड़ा सा और। तो हम थोड़ा सा इस ट्रांसक्रिप्शन को एनिमेशन की तरह समझने की कोशिश करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शन ऑफ मेकिंग प्रोटीन आर कंटेन इन आवर डीएनए एंड डीएनए कंटेन जीन। तो हमारे प्रोटीन के बनाने का इंफॉर्मेशन डीएनए में होता है, और डीएनए में क्या होता है, जीन। और जीन क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रिंग होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, जिसमें आरएनए मॉलिक्यूल को कोड किया जाता है। और ये रीजन जो होता है स्टार्ट किससे होता है, प्रोमोटर से, और एंड किस में होता है, टर्मिनेटर से। जैसे आप देख सकते हैं सेगमेंट है, प्रोमोटर रीजन होता है, टर्मिनेटर रीजन होता है, और फिर बीच में स्ट्रक्चरल जीन होता है। ठीक है,
और जीन में रेगुलेटरी सीक्वेंसेस भी होते हैं जो प्रोमोटर के साइड और टर्मिनेटर के साइड प्रेजेंट होते हैं, रेगुलेटरी सीक्वेंसेस। और इनिशिएशन के मतलब प्रोमोटर साइड में ही जो ट्रांसक्रिप्शन के फैक्टर्स होते हैं वो इनिशिएट करने के लिए स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज है वो जुड़ेगा प्रोमोटर साइड में, ठीक है, प्रोमोटर साइड में जुड़ेगा। और जो जुड़ने के बाद क्या होगा कि जो डीएनए आपको दिख रहा है, ये डीएनए की अनवाइंडिंग हो जाती है। और अनवाइंडिंग होने के बाद आरएनए पॉलीमरेज जो होता है वो पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस को स्टार्ट करता है। अब जब ये जुड़ेगा, देखिए अनवाइंडिंग आपको दिख रहा होगा, ये अनवाइंडिंग हो गई, खुल गया। अब आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, डीएनए बेसिस को जोड़ना चाहे स्टार्ट कर, आरएनए बेसिस को, आरएनए बनाना है ना, तो आरएनए बेसिस को स्टार्ट करेगा। किधर से किधर की तरफ, 5 से 3 प्राइम एंड की तरफ करना शुरू करेगा। अब देखिए जैसे ही आरएनए बन रहा है वो कुछ पोर्शन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर तो जानते ही आप कैसे एक सामने कौन सा बनेगा, तो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस जुड़ेंगे, कुछ पोर्शन यहाँ पे जुड़े हुए हैं और बाकी जो मैसेंजर आरएनए है ये निकलता जाएगा। तो स्टार्ट कैसे हुआ, जब हमारा आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर साइड में आया था तब। अब धीरे धीरे देखिए इसे बढ़ रहा है तो एक कोडिंग सीक्वेंसेस को पढ़ता जाएगा और जब टर्मिनेटर रीजन के पास आएगा आरएनए पॉलीमरेज और ये आरएनए जो नेसेंट आरएनए बन रहा है, तो टर्मिनेटर रीजन के पास आते ही आरएनए पॉलीमरेज जो है वो हट जाएगा। उसका मतलब टर्मिनेटर रीजन पे आते ही वो जो आरएनए पॉलीमरेज है वहाँ से हट जाएगा और जो हमारा आरएनए बना है वो भी गिर जाएगा। देखिए हट गया। हटने के बाद जो आरएनए है, ये आरएनए भी वहाँ से फॉल ऑफ कर जाता है, तो हमारा ये आरएनए बन गया। और क्योंकि मैंने बताया कि जो हमारे ये मैंने बताया कि आरएनए जो बना उसमें यूकैरियोट्स में इंट्रॉन एक्सॉन्स दोनों होते हैं। देखिए यहाँ पे इंट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं और ये पोर्शन जो होंगे वो एक्सॉन्स होंगे जो कोड करेंगे प्रोटीन को। तो इंट्रॉन्स की क्या होती है, स्प्लाइसिंग करनी होती है, क्योंकि वो हमारी ज़रूरत का नहीं होता, उसको कोई प्रोटीन नहीं बनाता है, तो उसको हमें हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए कुछ एंजाइम्स आते हैं, वो एंजाइम्स इस इंट्रॉन्स को वहाँ से हटाते हैं और फिर उस आरएनए को मैच्योर करते हैं। और एक और काम होता है कि यहाँ पे 5 एंड पे कैपिंग होती है, कैप लगाया जाता है आरएनए में, और 3 एंड पे पॉली ए टेल लगाया जाता है। अब देखिए एंजाइम आ रहे हैं, ये एंजाइम क्या करेंगे कि स्प्लाइसिंग करेंगे जो हमारे इंट्रॉन्स हैं। देखिए इंट्रॉन्स दिख रहे होंगे येलो कलर के, अब इनको स्प्लाइसिंग करके देखिए हटाया जा रहा है, स्प्लाइसिंग करके इसे हटा देंगे और इनको कॉम्प्लेक्स को क्या करेंगे, स्प्लाइसोसोम्स। स्प्लाइसोसोम क्या करेंगे, इंट्रॉन्स की स्प्लाइसिंग करेंगे और उसे मैसेंजर आरएनए से हटा देंगे। अब जो बचेगा वो कौन सा होगा, फुल्ली मैच्योर्ड mRNA, फुल्ली मैच्योर्ड मैसेंजर आरएनए होगा। अब ये न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा, साइटोप्लाज्म में आएगा और साइटोप्लाज्म में फर्दर क्या होगा, अब इस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनेगा। आई होप इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मैंने आपको दिखा दिया एनिमेशन के द्वारा कि कैसे क्या होता है कि डीएनए का पोर्शन, उसमें प्रोमोटर रीजन होता है और टर्मिनेटर रीजन होता है। फिर वहाँ प्रोमोटर के साथ आरएनए पॉलीमरेज आता है, जब आता है तो वहाँ पे डीएनए की अनबाइंडिंग होती है। फिर वहाँ से आरएनए पॉलीमरेज जो है आरएनए बनाता है। आरएनए जब टर्मिनेटर के साइड आता है तो आरएनए पॉलीमरेज हट जाता है और जो आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है, वो फिर उसकी स्प्लाइसिंग होती है, एंट्रॉन्स को निकाला जाता है। फिर मैच्योर आरएनए जो है वो सेल से बाहर आता है, साइटोप्लाज्म में आता है, न्यूक्लियस से बाहर आता है साइटोप्लाज्म में, और फिर वहाँ फर्दर उसकी प्रोटीन बनाया जाता है उससे। तो प्रोटीन तो बाकी ट्रांसलेशन में है, यहाँ तक हमें ट्रांसक्रिप्शन के बारे में ही पढ़ना है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोटीन की सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। अब इसमें जो आगे स्टेटमेंट हम आपको फिर से एक बार पढ़ देते हैं क्योंकि क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा और। एक बार पढ़ने से एनसीईआरटी थोड़ी सी और हमें क्लियर हो जाए, क्योंकि एक बार हम देख चुके हैं। अगर फिर से नहीं समझ में आया तो फिर वापस वीडियो में थोड़ा सा बैक जाके वो उस एनिमेटेड वीडियो को बार फिर से देखिएगा। और फिर से हम समझा रहे हैं आपको यहाँ से, जो हम पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी को समझा रहे हैं कि क्या प्रोसेस था। अब बस एक बार हम रीडिंग कर देंगे, आप समझ लीजिएगा। mRNA प्रोवाइड टेम्पलेट
tRNA bring amino acid and read genetic code, and rRNA play structural and catalytic role during translation. यहाँ तक पढ़ लिए थे. ठीक है. There is single DNA dependent RNA polymerase that catalyze transcription of all type of RNA in bacteria. केवल एक सिंगल DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज होता है जो हर तरह के RNAs को बनाता है बैक्टीरिया में. RNA पॉलीमरेज बाइंड टू द प्रोमोटर. देखिए जैसे बताया कि RNA पॉलीमरेज प्रोमोटर पे जुड़ेगा एंड इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनिशिएट करेगा. इट यूजेज न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट. और सबस्ट्रेट की तरह क्या यूज करेगा? न्यूक्लियोसाइड ट्राईफॉस्फेट. आगे and polymerize in a template dependent fashion following the rule of complementarity. complementarity का रूल फॉलो करते हुए RNA बनाएगा. इट somehow facilitate the opening of helix. देखिए जैसे बताया कि RNA polymerase आता है तो DNA की हेलिक्स ओपन हो जाती है. एंड कंटिन्यू द इलांगेशन. इलांगेशन कंटिन्यू करता है. ओनली शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ RNA रिमेन बाउंड टू द एंजाइम. जिसे दिखाया था मैंने कि छोटा सा पोर्शन जुड़ा रहता है, बाकी सब लटका रहता है, निकलता रहता है. Once the polymerase reaches the terminator region, the nascent RNA fall off. जैसे RNA polymerase पहुँचता है किसके पास? terminator region के पास. nascent RNA गिर जाता है. Also the RNA polymerase और एंजाइम भी हट जाता है. This result in termination of the transcription. उससे क्या हो जाता है? ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेट होता है या रुक जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है एक तरह से. अब आगे देखते हैं. इतना आप मैंने फिर से रीडिंग कर दिया कि आपको क्लियर हो जाए एनसीईआरटी. क्योंकि देखिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है. बार बार इसी से हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई. कई बार एनसीईआरटी पढ़ने से, हर बार हम एनसीईआरटी जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा. चाहे हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे हमारा नीट का एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है बायोलॉजी के लेवल का या किसी भी लेवल का, जेई मीन्स, इवन इसमें भी एनसीईआरटी की ज़रूरत होती है. केमिस्ट्री एनसीईआरटी की, फिजिक्स एनसीईआरटी की, और इसमें भी हमारे बोर्ड्स में भी एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंस है. और एनसीईआरटी से हमें बहुत बाहर नहीं जाना होता है, बस एनसीईआरटी के आसपास ही पढ़ना होता है और कुछ चीज़ें जो होती हैं उसको एक्सप्लेन करना होता है बस. तो मुझे लग रहा है कि मैं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ आप लोग को. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एंड इंटरगोइंग क्वेश्चंस इज दैट हाउ इज द RNA polymerase able to catalyze all the 3 steps. तो एक ऐसा क्वेश्चन हमारे माइंड में आना चाहिए कि कैसे RNA पॉलीमरेज तीनों प्रोसेस को कैटलाइज कर देता है. तीनों प्रोसेस मतलब इनिशिएशन कराता है, इलोंगेशन कराता है और टर्मिनेशन कराता है. तो कैसे RNA पॉलीमरेज शुरुआत करता है प्रोसेस को और उसको RNA बनाता है, फिर टर्मिनेट भी करा देता है. क्यों ऐसा करता है, मतलब कैसे कर लेता है? जो RNA शुरू करा वही ख़त्म कैसे कर देता है? तो क्या ऐसा होता है? तो इसको हम देखते हैं. 3 स्टेप विच इज इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन. तो कैसे एक सिंगल RNA पॉलीमरेज तीनों काम को कर देता है. ठीक है. द RNA पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन. देखिए RNA पॉलीमरेज क्या करता है? केवल एक ही काम कर देता है. कौन सा काम कर सकता है? उसके पास यही कैपेबिलिटी होती है कि वो एलोंगेशन के प्रोसेस को कर सके, मतलब एलोंगेशन कर सके. केवल उसका यही जो होता है, इतनी ही कैपेबिलिटी होती है. ठीक है. और इनिशिएशन करना, टर्मिनेशन करना, वो कैसे करता है देखते हैं. इनिशिएट एंड टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन. ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करने के लिए और टर्मिनेट करने के लिए वो इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा आप जानते होंगे ना, सिग्मा से जुड़ता है. और टर्मिनेट करने के लिए, रोकने के लिए, टर्मिनेशन फैक्टर रो के साथ जुड़ता है. सिग्मा एंड रो. सिग्मा इनिशिएट करता है, सिग्मा फैक्टर इनिशिएट करता है, और रो फैक्टर जो होता है वो टर्मिनेट करता है प्रोसेस को. ठीक है. Association with these factors alter the specificity of RNA polymerase either to initiate or terminate.
तो जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज इन फैक्टर से जुड़ता है उसकी स्पेसिफिसिटी चेंज हो जाती है। मतलब जब सिग्मा फैक्टर जुड़ेगा आरएनए पॉलीमरेज से तो वो प्रोसेस को इनिशिएट कर देगा, और जैसे ही रो फैक्टर जुड़ेगा वो प्रोसेस को एंड कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर होगा। एनसीईआरटी में भी एक डायग्राम है, उसको हम देखते हैं 6.10 में, देखते हैं क्या बता रहा है। देखिए यहाँ पे जो बनाया था मैंने आपको एनिमेशन में दिखाया, वो एनसीईआरटी में बना हुआ है। देखिए यहाँ पे प्रोमोटर है, प्रोमोटर रीजन, ये सिग्मा फैक्टर है, ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये वाला जो पोर्शन ये आरएनए पॉलीमरेज है और ये सिग्मा फैक्टर आपको दिख रहा होगा, और ये हमारा डीएनए हेलिक्स। इनिशिएशन में क्या होता है, इनिशिएशन में कि सिग्मा फैक्टर है, जैसे देख रहे हैं सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज से आके जुड़ता है और प्रोसेस को इनिशिएट कर देता है। और टर्मिनेशन फैक्टर में क्या होता है, रो फैक्टर जो आके आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ जाता है, जिसकी वजह से प्रोसेस क्या होता है, टर्मिनेशन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इनिशिएशन, देन इलोंगेशन हुआ, ये इलोंगेशन हो रहा है, एंड देन टर्मिनेशन। तो समझ में आ गया होगा प्रोसेस। जैसे ही इनिशिएशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, मतलब सिग्मा फैक्टर जुड़ता है आरएनए पॉलीमरेज से, प्रोसेस इनिशिएट होता है, और देखिए यहाँ पे डीएनए हेलिक्स खुल गया है। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, पॉलीमराइजेशन करता है, आरएनए बनाता है, और फिर जब ये रो फैक्टर से जुड़ता है तो प्रोसेस एंड हो जाता है, टर्मिनेशन। तो यही है बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन। तो देखिए प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में बेसिक स्टेप सेम होते हैं, लेकिन कुछ क्योंकि यूकैरियोट प्रोकैरियोट से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, इसलिए प्रोकैरियोट में हमें कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा पढ़ने होते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो यूकैरियोट्स में होती हैं प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, वो हमको देखना होता है कुछ क्योंकि देखिए जैसे कि हम जान रहे हैं कि यूकैरियोट में स्प्लिट जीन होता है, स्प्लिट मतलब एक्सॉन्स इंट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो इंट्रॉन्स की स्प्लाइसिंग करनी होगी, ये चीज़ प्रोकैरियोट्स में नहीं करनी होती है। तो कुछ पॉइंट जो होते हैं वो एक्स्ट्रा यूकैरियोट्स में ज़्यादा करने होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, प्रोकैरियोट में थोड़ा सिंपल होता है। तो बेसिक स्टेप लेकिन सेम होता है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन वाला जो बेसिक स्टेप है ट्रांसक्रिप्शन का, वो दोनों में सेम होता है। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। कुछ डिफरेंट कैसे हो सकती हैं, जैसे कि हमने शुरू में ही पढ़ा था कि एक ही आरएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में होता है, तो तीनों तरह के आरएनए को बनाता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए को बनाता है। लेकिन यूकैरियोट्स में 3 पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं, तो अलग अलग आरएनए बनाते हैं। तो यही सब अब आगे हम देखते हैं। वैसे बेसिक स्टेप जो ट्रांसक्रिप्शन का था वो खत्म हो चुका है। अब क्या डिफरेंसेस हैं यूकैरियोटिक में और क्या डिफरेंसेस हैं प्रोकैरियोटिक में, उसी के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं हमें। देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। इन बैक्टीरिया, सिंस द mRNA does not require any processing to become active, and also since transcription and translation takes place in the same compartment, there is no separation of cytosol and nucleus in bacteria. Many times translation can begin much before the mRNA is fully transcribed. Consequently, transcription and translation can be coupled in bacteria. तो बैक्टीरिया में क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए जो बनता है उसमें कोई प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें एंट्रॉन्स नहीं होते हैं। इसीलिए जो मैसेंजर आरएनए बनता है वो मतलब मैच्योर ही होता है, उसमें हमारे स्प्लाइसिंग वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। और क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है, बस कुछ रीजन होता है, कंपार्टमेंट, वहाँ कंपार्टमेंट होता नहीं है। तो जहाँ पे आरएनए बन रहा है और साइटोसोल दोनों मिला हुआ है, तो जैसे जैसे आरएनए बना वैसे वैसे ही साइटोसोल में पहुँच रहा है और वैसे ही उसका प्रोटीन सिंथेसिस भी शुरू हो जाता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए हमारा ये बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल मान देते हैं एक, देखिए हमारा बैक्टीरियल सेल है, तो बैक्टीरियल सेल में क्योंकि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो एक जगह मान लीजिए यहाँ पे हमारा प्रोटीन, थोड़ा दूसरा कलर ले लेते हैं, यहाँ पे हमारा आरएनए बन रहा है, मैसेंजर आरएनए, कुछ न्यूक्लियस का रीजन जो होता है वहाँ पे, क्योंकि बाउंड्री नहीं होती है ना, न्यूक्लियस का रीजन तो न्यूक्लियस तो होता है, लेकिन न्यूक्लियस बाउंड वेल डिफाइंड बाउंड्री डीएनए है, तो डीएनए फिर आरएनए बन रहा है। बनते बनते क्या हुआ कि हमारा आरएनए बन गया, मान लीजिए आरएनए बना और यहाँ से निकला,
इधर निकला, और क्योंकि हमारा साइटोप्लाज्म आ गया तो साइटोप्लाज्म में ही आरएनए बन ही रहा है और साइटोप्लाज्म में ही प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट भी होती है। यहीं से अब प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आरएनए बना नहीं पूरा तब तक प्रोटीन सिंथेसिस भी स्टार्ट होगा, क्योंकि दोनों एक ही कंपार्टमेंट में होता है। इसीलिए ट्रांसक्रिप्शन मतलब डीएनए से आरएनए बना प्रोसेस और ट्रांसलेशन यानी प्रोटीन बनाने वाला प्रोसेस कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में दोनों प्रोसेस जो होता है कपल्ड हो जाता है, एक साथ हो जाता है। समझ में आ गया होगा। देयर इन यूकैरियोट्स देयर आर 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज, और यूकैरियोट्स में 2 कॉम्प्लेक्सिटीज एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं। मतलब कि यूकैरियोट्स में कुछ और कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं प्रोकैरियोट्स से यूकैरियोट में। कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं देखते हैं। देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस। यहाँ पे यूकैरियोट्स में एटलीस्ट कम से कम 3 आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं न्यूक्लियस में, इन एडिशन टू आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनेल। जो न्यूक्लियस में आरएनए पॉलीमरेज है उसके अलावा 3 और आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं। देयर इज क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ पे क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर है, मतलब कि काम का बंटवारा है। कुछ आरएनए कोई दूसरा आरएनए पॉलीमरेज बना रहा है, कुछ आरएनए कोई और बना रहा है, तो कौन कौन सा बना रहा है। मतलब यहाँ पे यूकैरियोट्स में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, एक ही आरएनए पॉलीमरेज था जो तीनों आरएनए को बना रहा था। ठीक है। द आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 1, देखिए ये जो पॉइंट है इसको एकदम से याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस साल रिसेंटली 2021 में नीट में भी ये सेम क्वेश्चन आया था कि कौन सा आरएनए पॉलीमरेज है जो आरएनए बनाता है। मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछ दिया था, कौन सा आरएनए पॉलीमरेज 1 2 3 इस तरह से ये पूछ दिया था। ये क्वेश्चन नीट 2021 में आया हुआ है। तो इस पॉइंट को आप एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए, मतलब एकदम याद होना चाहिए। कोई कौन सा पॉलीमरेज कौन से आरएनए को बना रहा है, ये एकदम पॉइंट याद होना चाहिए, आपको भूलना नहीं चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब आरएनए बनाता है। आरएनए में भी, राइबोसोमल आरएनए में भी कई तरह के होते हैं, कई मतलब पॉइंट्स सेगमेंट्स होते हैं। 28S 18S 5.8S। एस क्या होता है, स्वेडबर्ग कांस्टेंट होता है। स्वेडबर्ग कांस्टेंट होता है एस। और ये क्या डिफाइन करता है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को ही डिफाइन करता है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ठीक है। तो सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट को डिफाइन करता है स्वेडबर्ग कांस्टेंट एस। ये सेंट्रीफ्यूगेशन में डिटेल में बताया, बस याद कर लीजिए सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है, आरएनए बनाता है। कौन कौन से आरएनए, 28S 18S एंड 5.8S। आरएनए पॉलीमरेज 1 3 आरएनए बनाता है। कौन कौन से आरएनए, राइबोसोमल आरएनए 28S 18S एंड 5.8S। ठीक है। whereas RNA polymerase 3rd is responsible for transcription of tRNA, sRNA, 5S RNA and snRNA। tRNA यानी ट्रांसफर RNA। तो RNA पॉलीमरेज 3rd कौन कौन से RNA बनाता है, एक बार फिर से देखते हैं। tRNA, 5S RNA एंड snRNA। tRNA यानी ट्रांसफर RNA, 5S RNA मतलब ये जो S 5S 28S 18S और इसी का पार्ट है 5S राइबोसोमल RNA, और snRNA मतलब स्मॉल न्यूक्लियर RNA, छोटे छोटे स्मॉल न्यूक्लियर RNA को बनाता है, इसका नाम है, याद कर लीजिए। RNA पॉलीमरेज 3rd इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ tRNA, 5S RNA एंड snRNA। ठीक है।
एंड आरएनए पॉलीमरेज 2, ये आरएनए पॉलीमरेज 2 है, that transcribe the precursor of messenger RNA, that is heterogeneous nuclear RNA। प्रिकर्सर क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये जो RNA बनेगा हेट्रोजीनस न्यूक्लियर RNA, इसमें इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट होंगे, तो इंट्रॉन्स की स्प्लाइसिंग यानी प्रोसेसिंग की जाएगी, उसके बाद मैच्योर RNA बनेगा। तो ये प्रिकर्सर है, मतलब RNA बनने का पहला प्रोसेस, RNA बनने से पहले का जो स्टेप होगा वो प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए है। तो आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या बनाएगा? हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए यानी HNRNA, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब द प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए नहीं, क्योंकि मैसेंजर आरएनए बनने के लिए प्रोसेसिंग की ज़रूरत होगी, तो ये प्रिकर्सर बनाता है मैसेंजर आरएनए का, जिसे कहते हैं हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, जिनमें एक्सॉन इंट्रॉन दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। इतना बात क्लियर होना चाहिए, हो गया होगा। The second complexity is that primary transcript contain both exon and intron are non-functional। तो दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बना है हमारा, पहले जो बना है हमारा ट्रांसक्रिप्ट, उसमें बोथ है, दोनों हैं। कौन कौन से हैं? एक्सॉन इंट्रॉन दोनों प्रेजेंट हैं, और क्योंकि इंट्रॉन हमारा प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कराता है, तो ये वाला जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट यानी पहली बार जो बना डीएनए से आरएनए, वो नॉन फंक्शनल होता है। फंक्शनल बनाने के लिए इंट्रॉन्स की स्प्लाइसिंग यानी इंट्रॉन्स को काट के हटाना होगा, हेंस इट इज सब्जेक्टेड टू द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। तो ये जो इंट्रॉन्स होते हैं ये स्प्लाइसिंग के प्रोसेस, मतलब जो आरएनए बनता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है, उसे स्प्लाइसिंग करनी होती है, उसकी स्प्लाइसिंग करनी होती है। वेयर इंट्रॉन्स आर रिमूव, जहाँ इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है, एक्सॉन आर ज्वाइंट इन अ डिफाइंड ऑर्डर, और एक्सॉन को इंट्रॉन्स को निकाला जाता है और एक्सॉन्स को एक डिफाइंड ऑर्डर में जोड़ दिया जाता है। हेट्रोजीनस HNRNA अंडरगो एडिशनल प्रोसेस ऑफ कॉल्ड कैपिंग एंड टेलिंग। जो HNRNA होता है एक एडिशनल प्रोसेस होता है उसमें, मतलब पहले तो इंट्रॉन्स को हटा दिया जाता है, उसके बाद जो आरएनए बचता है उस आरएनए में कैपिंग एंड टेलिंग होती है। कैपिंग क्या होती है? उसमें कुछ बेसिस जोड़ जाते हैं। कैपिंग जैसे हमारे आरएनए बना तो यहाँ पे कुछ कैप की तरह, टोपी की तरह उसको लगाया जाता है, कैपिंग। और कैपिंग किस साइड किया जाता है? 5 एंड की तरफ, और टेलिंग किस साइड किया जाता है? 3 एंड की तरफ, ठीक है, कैपिंग एंड टेलिंग। अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, कैपिंग एंड टेलिंग देखते हैं। इन कैपिंग an unusual nucleotide methyl guanosine triphosphate is added to the 5 end of HNRNA। तो कैपिंग में क्या होता है कि एक अनयूजुअल, कोई यूजुअल नहीं है, अनयूजुअल सा न्यूक्लियोटाइड जोड़ा जाता है। कौन सा न्यूक्लियोटाइड? इसका नाम भी याद रखिएगा, गुआनोसिन, मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहाँ जोड़ा जाता है? एडेड टू द 5 प्राइम एंड ऑफ HNRNA। जो HNRNA बना, मतलब स्प्लाइसिंग के बाद जो RNA बन गया है, उसमें क्या किया जाता है? 5 प्राइम एंड की तरफ क्या किया जाता है? कैपिंग किया जाता है। एंड इंटेलिंग एडेनाइलेट रेसिड्यूज 200 to 300 आर एडेड टू द 3 एंड ऑफ अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। तो टेलिंग में क्या किया जाता है? एडेनाइलेट रेसिड्यूज, कुछ एडेनाइल बेसेस होते हैं, उसको 200 से 300 लंबे एडनीन बेसेस होता है, उनको जोड़ दिया जाता है। किसमें? 3 एंड पे, 3 प्राइम एंड के पास, इंडिपेंडेंट टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, यानी कोई टेम्पलेट से जोड़ के नहीं कि कोई टेम्पलेट है उसके अकॉर्डिंग नहीं किया जाता, ऐसे ही 200-300 बेसेस एडनीन के जोड़ दिए जाते हैं, एडनाइलेट बेसेस को, ठीक है। इट इज़ द फुल्ली प्रोसेस्ड HNRNA नाउ कॉल्ड mRNA। और ये जो फुल्ली प्रोसेस्ड RNA होता है, मतलब स्प्लाइसिंग हो गई, कैपिंग हो गई, टेलिंग हो गई, इसके बाद जो मैसेंजर RNA बना मैच्योर, उसे हम कहेंगे मैसेंजर RNA। क्या कहेंगे? mRNA या मैसेंजर RNA अब कहेंगे। दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। अब ये जो है न्यूक्लियस से बाहर आएगा ट्रांसलेशन के लिए। अब ये सच सवर गया है, अब ये न्यूक्लियस से बाहर आएगा, अब इसकी मदद से प्रोटीन सिंथेसिस होगी, यानी ट्रांसलेशन होगी। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा NCERT के डायग्राम से समझ लेते हैं।
तो एनसीईआरटी का डायग्राम आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा डीएनए सीक्वेंस है बन रहा है, यहाँ पे मैसेंजर आरएनए बन रहा है। और मैसेंजर आरएनए देख सकते हैं आप कि यहाँ पे एक्सॉन इंट्रॉन दोनों, ये इंट्रॉन पोर्शन है, ये एक्सॉन पोर्शन है, ये इंट्रॉन है। तो इंट्रॉन की क्या करनी होगी, स्प्लाइसिंग करनी होगी। देखिए यहाँ कैपिंग हो रही, पहले कैपिंग हो रही है 5 एंड पे, मिथाइल गुएनोसिन ट्राईफॉस्फेट जुड़ रहा है। देखिए MgPpp 3 फॉस्फेट एंड ट्राईफॉस्फेट, M मतलब मिथाइल और G गुएनोसिन। यहाँ कैपिंग की जा रही है। यहाँ 3 पॉली एडनाइलेशन क्या आता है, मतलब 3 एंड पे पॉली ए टेल एडनाइलेट बेस जुड़ा जाता है। स्प्लाइसिंग आप देख सकते हैं, यहाँ स्प्लाइसिंग हो रही है, जो इंट्रॉन्स हैं उनको निकाला जा रहा है। और ये उसके बाद बनने के बाद एक फुल्ली मैच्योर्ड mRNA, जिसे हम कहते हैं मैसेंजर RNA बन गया है। समझ में आ गया होगा। इंट्रॉन्स प्रोकैरियोटिक में एक्सॉन इंट्रॉन दोनों होते हैं। एक्सॉन इंट्रॉन में से इंट्रॉन को हटाना होता है, स्प्लाइसिंग करनी होती है, स्प्लाइसोसोम्स आते हैं, स्प्लाइसिंग करते हैं, हटा देते हैं, एक्सॉन को जोड़ देते हैं, कैपिंग होती है, टेलिंग होती है। कैपिंग किसकी होती है, मिथाइल गुएनोसिन ट्राईफॉस्फेट के कैप बनाया जाता है, लगाया जाता है। और टेल किसका होता है, पॉली एडनाइलेट बेसेस होते हैं, 200 से 300 बेसेस जोड़ दिया जाता है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में। और फिर जो फुल्ली प्रोसेस्ड मैच्योर आरएनए बनता है उसे हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए। और ये मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर आता है साइटोप्लाज्म में, और वहाँ पे जाके उस मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाया जाता है। तो फिर आगे देखते हैं हम, द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटीज इज नाउ बिगिनिंग टू बी अंडरस्टूड। अब हम देखते हैं कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज क्यों हैं, मतलब स्प्लाइसिंग की ज़रूरत, इंट्रॉन्स क्यों प्रेजेंट है, ये सब। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द प्रोबेबली एन एंशियंट फीचर ऑफ जीनोम। तो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट जो है ये प्रोबेबली शायद पुराने जो एंशियंट फीचर हैं, जीनोम की पुरानी फीचर हैं उसको दिखाता है। मतलब बहुत पहले जीनोम में ऐसा रहा होगा, वही आज दिखाया जाता है। हो सकता है कि उस टाइम उसकी ज़रूरत हुए, मतलब स्प्लिट जीन की ज़रूरत होती होगी, अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक एंशियंट फीचर की तरह समझ सकते हैं। जैसे कि हमारे ऑर्गन्स होते हैं जो प्रीवियसली हमारे एंशियंट में मतलब वो फंक्शनल थे, लेकिन बाद में वो हमारे फंक्शन के नहीं होते हैं। जैसे कि हमारा वो क्या कहते हैं उसको, एटाविज़म जो होता है, सॉरी एटाविज़म नहीं होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन्स जो होते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते थे कि जो हमारे हमारे जो एंशियंट्स थे, एंसेस्टर्स थे, उनमें फंक्शनल थे, उनमें उनकी ज़रूरत थी, लेकिन अभी वो ज़रूरत नहीं है, तो हमारे अंदर वो ऐसे ही पड़े हुए हैं नॉन फंक्शनल। उसी तरह से स्प्लिट जीन अरेंजमेंट जो है वो प्रोबेबली एंशियंट फीचर जीनोम का दिखाता होगा। प्रोबेबली एन एंशियंट फीचर ऑफ जीनोम, जीनोम की एक एंशियंट फीचर, पुरानी फीचर शो करता है। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज द रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। और इंट्रॉन्स का प्रेजेंस जो है वो एंटिक्विटी या पुरातन मतलब पुरानी चीज़ों का प्रमाण दिखाता है कि पुराने समय में इसकी ज़रूरत हुई होगी, या इंट्रॉन्स उस समय फंक्शनल हुए होंगे, या उनकी उस समय ज़रूरत थी, अभी ज़रूरत नहीं है। ये रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी यानी पुरानी चीज़ों की रेमिनिसेंट बची हुई है। एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। और स्प्लाइसिंग की प्रोसेस जो है आरएनए वर्ल्ड के डोमिनेंस को शो करता है, यानी कि आरएनए की ज़रूरत जो स्प्लाइसिंग में भी ज़रूरत पड़ रही है, तो आरएनए वर्ल्ड की भी शो करता है डोमिनेंस। इन रिसेंट टाइम अंडरस्टैंडिंग ऑफ आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेसेस इन द लिविंग सिस्टम एंड अज्यूम मोर इम्पॉर्टेंट। तो उस समय, पुराने समय में रिसेंट टाइम्स में आरएनए की अंडरस्टैंडिंग और आरएनए से डिपेंडेंट जो प्रोसेसेस हो रहे हैं लिविंग सिस्टम में, इनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। आरएनए वर्ल्ड का डोमिनेंस मतलब कि आरएनए की ज़रूरत थी, डीएनए आया, लेकिन फिर भी प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, स्प्लाइसिंग वगैरह के लिए आरएनए की ज़रूरत पड़ी है, उनकी डोमिनेंस को शो करता है। अब ये सब सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर लाइक करिएगा, और फिर हाँ समझ में आया या कोई प्रॉब्लम हुई तो कमेंट में बताइएगा। और वीडियो को पूरा देखा करिए कंप्लीट, और रिवीजन करके आइए करिए। अगर पढ़ने के मोटिव से आ रहे हैं, पढ़ना है, समझना है, याद रखना है बायोलॉजी, क्योंकि याद रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ भी आपसे पूछा जाएगा आपको याद होना चाहिए सब कुछ, तो याद रखने के लिए
बहुत अच्छा या आसान तरीका ये होता है कि बार बार उस चीज़ को रिवाइज़ करते रहें। तो याद करते हैं, जो जो पॉइंट मैंने इंपॉर्टेंट बताया उसको लिख लें अपनी कॉपी पे, उसको रिवाइज़ करते रहें। और अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही एक बार में, तो फिर दोबारा वीडियो को पीछे जाके फिर से आप देख सकते हैं। ये तो फ़ायदा है ना ऑनलाइन मोड में, कि आप फिर से उस चीज़ को देख सकते हैं। क्लास में क्या, अगर एक बार टीचर बढ़ा के आगे बढ़ जाते हैं तो आप दोबारा, या तो अगर शाई होते हैं, पूछ नहीं पाते हैं, तो आप नहीं समझ पाते। लेकिन इसमें क्या है कि आप दोबारा बार बार पीछे करके आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट में करें, और वीडियो को अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो शेयर करते रहें, अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें और पूरी वीडियो अच्छे से देखें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू सो मच।